नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि 2025 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यकीन मानो इसके बाद आपको कोई भी हिंदी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले हम काफ़ी जो कि बहुविकल्पी प्रश्न दे चुके हैं, अगर उनको आपने तैयार कर लिया तो आपके हिंदी में 80% से ज़्यादा आने वाले हैं नंबर। तो आपको इतना करने की ज़रूरत है। तो ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपने पूरा देख लिया तो कम से कम 80% आपका क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे किस प्रकार पूछा जाता है, वो सब आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको जो बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें आपको अनुक्रमांक डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा। ठीक। इसके बाद अपना अपना नाम डाल लेंगे। यहाँ पर इतना काम सभी को कर लेना है। इसके बाद आपको समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 का होता है। बाकी 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं। तो टोटल आपका पेपर कितने का हो गया? 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश हैं, निर्देश पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए होते हैं। 15 मिनट आप लोग सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ोगे पलटा के, इसके बाद करना शुरू करोगे। सेकंड नंबर, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। थर्ड नंबर क्या लिखा है यहाँ पर? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, एक आ खंड और एक दूसरा बा खंड है। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको कहां पर देने हैं? OMR सीट पर आपको इसके उत्तर देने हैं। कहां पर? OMR सीट आपको अलग से मिलेगी। अगर आपको भरनी नहीं आती OMR सीट, कैसे भरते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना कि सर जी OMR सीट कैसे भरते हैं, तो आपको हम OMR सीट भरना बता देंगे। और 24 फरवरी उससे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। आप लोग अगर 500 लाइक कर देते हो इस वीडियो में, तो अगले सब्जेक्ट का वीडियो आपका जल्द ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक पेपर आपका आ जाएगा, अगर आप लोग 500 लाइक कंप्लीट कर देते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? आराम से पढ़ना इसको। ठीक है, पूरा पढ़ लेना। ठीक। आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। आ गया हमारा खंड आ। खंड आ में होता बहुविकल्पी प्रश्न। आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसको उठाना है आप लोग। ठीक है। सबसे पहले उसको भरना है। यहां से पढ़ेंगे प्रश्न और OMR सीट पर फिल करेंगे। कैसे, किस प्रकार से, अगली वीडियो में बता देंगे हम। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए कि OMR कैसे भरना है, तो हम अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। क्या है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। क्या नाम है जो शुक्ल युग के हैं? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? ए नंबर का नंबर। ठीक है। तो OMR सीट में आप लोग ए नंबर पर गोला काला कर देंगे। ठीक है। जब OMR सीट होगी तब आपको हम बता देंगे। सेकंड नंबर क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। आपको कथन पढ़ने हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका सही कथन है, उसको आपको OMR सीट पर फिल कर देना है। क्या है, पहला पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट में बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो कमेंट में बताएंगे। इसके लेखक आपके राम कुमार वर्मा नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये वाला गलत होता है। ठीक है। तो कितने, अब अगले ऑप्शन देखते हैं। हमारे अगले ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या दिए गए देखेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है। आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब जो थर्ड नंबर हमारा आ गया गोदान, यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है। इसके बाद आपका घ नंबर दिया, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। बिल्कुल नहीं है। तो आपको कमेंट में बता देना कि इसके लेखक कौन है। और जितने भी ऑप्शन में हम बताएं कमेंट करने के लिए, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी हम आपको बताएंगे कि कमेंट कर दो कमेंट कर दो, तो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तभी कहेंगे कमेंट कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भाव विलास के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। क्या देव है, चिंतामणि, रंगे राघव, बिहारी? तो आपको बताना है कौन है। तो इसके लेखक रचनाकार जो है वो देव। कौन है? देव। ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। टिक नहीं करना इस पेपर में, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको जो OMR सीट मिलती है उसमें आपको फिल करना पड़ता है। इस पेपर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, बताएंगे एक बार। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मथुरानाथ शुक्ल। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, बताएंगे एक बार कौन है। तो क्या रामदास गौड़, ये नहीं होगा। रंगे राघव, ये भी नहीं होगा। तो इसके जो निबंधकार हैं वो कौन है? श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन नंबर खा यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है, बताएंगे एक बार। क्या कन्हैयालाल मिश्र? नहीं है। कौन? देवेंद्रनाथ, ये भी नहीं होगा। माखनलाल चतुर्वेदी, नहीं होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन पेपर में आपका इस प्रकार से नहीं आएगा, उसमें एक ऑप्शन सही जरूर मिलेगा। इसमें मिस्टेक होगा ये। तो इसके जो हैं लेखक हैं कौन है? वो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसके जो लेखक हैं वे हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो पता हो तो कमेंट कर देना पहले से। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा? भूषण की किस काल के कवि हैं, बताना है। भूषण किस काल के कवि हैं? ठीक है, किस काल शाखा के कवि हैं, ये आपका प्रश्न है। तो क्या आदि काल के हैं? नहीं। भक्ति काल के हैं? नहीं। आधुनिक काल के? नहीं। ये तो जो हैं कौन से? रीति काल के कवि हैं। किसके? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्रतिवादी युग की विशेषता कौन सी है, बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। पहला ऑप्शन है मानवतावादी प्रवृत्ति, ये हो सकता है जी, बिल्कुल यही तो विशेषता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा? विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये भी ऑप्शन देखो करेक्ट है। का नंबर और खा नंबर दोनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? गा नंबर। विकल्प का और खा दोनों सही हैं। विकल्प का और खा दोनों सही हैं। ये आपका ऑप्शन करेक्ट, कौन सा? इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। अब बता देना ये किस युग की विशेषता है ये वाली, तो इसका बता देना किस युग की विशेषता है ये वाली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या लिखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी वो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? कौन सी? किसकी? छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता श्रृंगार और वेदना है। कौन सी? श्रृंगार और वेदना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन है, बताएंगे कि बात। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन है? तो राम की शक्ति पूजा, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। और आप लोग ये भी याद करोगे कि ये रचनाएं किसकी हैं। ये जो लिखी हैं, ठंडा लोहा, सुनहरे सवाल, कनुप्रिया, ये भी याद कर लेना। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा सॉरी रस है? क्या दिया है? कौन सा रस दिया गया है? तो आपको बताना है। इसमें जो रस है आपका वो करुण रस है। सारे रस आप लोग याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो स्थाई भाव, इसके जो स्थाई भाव वो भी याद कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, रूपसी तेरा घन गेस पार पास, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार नहीं होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऑप्शंस की मिस्टेक हो गई है, लेकिन पेपर में आपका इस प्रकार से नहीं आएगा। उसमें एक ऑप्शन करेक्ट जरूर होगा। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा? श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार होने वाला है इसका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या लिखा है? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? कमेंट करके बता देना। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कमेंट में बता देना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा? तो इसका जो भेद होगा वो मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 15, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की, वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? कर्मवाच्य मतलब जो आप लोग इंग्लिश में बनाते हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसका जो ये दिया है आपका एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो इसका कर्मवाची रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका दूसरा नाम अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद। क्वेश्चन नंबर 17, शुभाशुभ में कौन सा समास है? तो बताएंगे एक बार। तो शुभाशुभ में जो समास है वो कर्मधारय समास। जितने भी आपके समास हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब समास तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, श्री हरिप्रिया, हरिप्रिया श्री अलग है, हरिप्रिया अलग है, रमा अलग है, ये किसके पर्यायवाची हैं? बताएंगे एक बार। तो ये जो पर्यायवाची हैं वो लक्ष्मी जी के, किसके? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग लगता है शब्द के आगे और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो अनुपसर्ग, क्या है? अनु उपसर्ग रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा? युष्मत शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसमें युष्माकम होगा? नहीं, ये युष्मत नहीं होगा, युष्मासु नहीं होगा, त्वत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहां पर देख लो, इसका करेक्ट आंसर होगा युष्मा भी। क्या होगा? युष्मा भी। पेपर में आपका बस केवल युष्मद आता, बोर्ड एग्जाम में युष्मद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो। तद आता एक तद और दूसरा युष्मद आता है, बस आपके लिए इतना ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम खंड बा पे। खंड का हमारा समाप्त हुआ, ओ एम आर वाला हमारा फिल हो गया पूरा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम खंड बा पे। वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आपको क्या दिया होता है अब वो देखेंगे हम। खंड बा का पोर्शन आ गया। ये आपका जो होता है 6 नंबर का होता है, 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, 3 नंबर देखो किस प्रकार से दिया होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तो टोटल 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। तो किस प्रकार से दिया है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लो, बिल्कुल अभी से तैयार कर लो। क्या दिया है देखेंगे यहाँ पर। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, इसको देखेंगे और देखो इसको फिल करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसका उत्तर भी देखेंगे, इसका उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। क्या दिया है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है किस प्रकार से, तो देखो हमने संदर्भ, प्यारा सा संदर्भ लिखा, इसी प्रकार से आपको लिखना। क्या? सबसे पहले आ नंबर डालना है, आ नंबर है, संदर्भ डालना, हेडिंग लिखना है। प्रस्तुत गद्यावर्ण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित किससे? श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित, किसके द्वारा? श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इससे लिया गया नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उत्तरित है। इस प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना। ठीक है, तो आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल यही छाप देना, अगर ये वाला आ जाए तो बिल्कुल यही वाला छाप देना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में नीचे लाइन खींची है उसकी आपको व्याख्या करनी है, जितने में आपकी लाइन खींची है उसकी आपको व्याख्या करनी है। कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे, बा नंबर हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है, क्या बताया, कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। अगर किसी के मन में ईर्ष्या आ गई तो वो दूसरों को देख देख के जलता रहेगा, तो बस एक उसको यही काम दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट, 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। जो ये गद्यांश दिया है इसमें लेखक ने क्या कहा है, तो लिखेंगे ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया, इस प्रकार से आपको लिखना है। और कहा है, क्या कहा है, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। क्या रहता है?
सदा दुखी रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो गद्यांश था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक गद्यांश आपका और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे फटाफट कौन सा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिखा है, ये देखो एक गद्यांश ये आपका है, देख लो खा नंबर गद्यांश क्या है, दो गद्यांश आते हैं, उनमें से एक आपको करना होता है, तो जो आपको आता हो वो आप लोग कर देंगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे हम। यहां तक हमारा क्या दिया है, गद्यांश दिया गया, कहां तक, नियंत्रित भी। ठीक है, इतना दिया गया है, तो इसका भी आपको उसी प्रकार से लिखना है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो उसी प्रकार से आपको इसका लिखना है, आपको तो ढूंढ लेना अपना किस प्रकार से लिखना है। आपको हमने पहले क्वेश्चन बता दिया था किस प्रकार से लिखना है, तो उसी प्रकार से इसका भी आंसर लिख दोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो उसमें रेखा खींची हुई थी उसकी आपको व्याख्या करनी है। लिखा है, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आपको बताना, इसी से ढूंढकर आपको बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दोनों में से जो आता हो एक करना होता है, दोनों नहीं करने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया है, ये भी आपका 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबर का। इसमें पद्यांश दिया होता है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार से, ऐसा आपका ये पद्यांश देखो दिया, इस प्रकार से ये आपका पद्यांश दिया है, इसमें आपको क्या करना है, उत्तर देना है। 6 मार्क्स का है। क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काम सौदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा भी है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है संदर्भ, क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कहां से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। किससे लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके कभी कोई दूसरे होते, तुलसीदास होते, तो यहाँ पर तुलसीदास कर देते, अगर जिस जहां से लिया होता वहां पर ये कर देते, इसके बाद हिंदी यही रहता और यहाँ शीर्षक जो होता बदल देते। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, तो आपको बताना है। प्रसंग भी तो आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखा है देखो, प्रसंग में ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, तो इसमें डालना है 2 नंबर। ठीक, प्रसंग नहीं 2 नंबर डालना है। क्या लिखना, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पद्यांश, तो इसको तैयार कर लो बिल्कुल अभी से। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन, देखो व्याख्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें व्याख्या करनी है। किस प्रकार से, देखो ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं, यही है देखो, ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं क्या, कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौवें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सुखी तुम हमें यह बताओ, हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे कौन लगते हैं। तो यहां तक आपको कर लेना, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसका। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले पोर्शन पर। इसके बाद हेडिंग डालना काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, देखो लिखना है, यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद लिखना है, भाषा इसमें कौन सी सुकोमल ब्रज भाषा है, शैली कौन सी मुक्तक शैली है, छंद कौन सा सवाया छंद है इसी में। ठीक है, इसके बाद इसमें रस कौन सा श्रृंगार रस, अलंकार कौन सा है, सर्वत्र अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, गुण माधुर्य गुण है। इसके बाद शब्द शक्ति व्यंजना है। अगर इस प्रकार से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर इसमें पूरे में पूरे नंबर दे देगा, ऊपर से पढ़ के समझ जाएगा तो समझेगा कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ लिखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से बिल्कुल लिखना है, फिर लिख देना। ठीक है, लिखना, ग्राम वधुएं सीता जी से यह पूछती हैं कि हे सखी ये सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ये तो हो चुका, उसी प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा सांवरे से सखी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो इतना आपको, ये आपका होता है क्वेश्चन समाप्त। यहां तक आपको पूरा छाप देना इसी प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर खा पर।
फिर आपको वैसा ही दिया होता है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आप समझ गए होंगे कैसे लिखना होता है, कैसे नहीं लिखना होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या दिया है, जो चाहत चटक न घटे, मैलों हुई न मित, रज राजसु ना छुई तो नेह चीकनो चित्त। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके 3, तो इससे आपका 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आराम से। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड का क्या दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको गद्यांश दिया होगा संस्कृत में, उसका आपको अनुवाद करना है। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इसको किस प्रकार से लिखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे। संदर्भ क्या लिखा है, लिखा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। उसके बाद संदर्भ लिखना, प्रसंग लिख देना और अनुवाद लिख देना। किस प्रकार से देखेंगे, संदर्भ में प्रस्तुत नाट्यांश क्या लिखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से देशभक्त चंद्रशेखरा पाठ से उद्धृत है, ठीक। इतना आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। प्रसंग में इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपको प्रसंग लिख देना। अब आगे आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। अनुवाद में लिखना है, दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो, दुर्मुख पुनः कोड़े का प्रहार करता है। इसी प्रकार से आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अथवा में दिया है, ये जो अथवा में आपका दिया है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% इसके आने के चांस है। वाराणसी चैप्टर एक ऐसा है जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको याद कर लो, ठीक है। क्या लिखा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसी प्रकार से आपको करना है, इसका संदर्भ लिख देना, प्रसंग लिख देना और इसकी व्याख्या कर देनी है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब यहाँ पर पद्यांश आ गया, इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आने लायक पद्यांश है, ठीक है। याद कर लो इसको बिल्कुल से, और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल इसी प्रकार से याद करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से छाप देना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो फटाफट तुरंत, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आने वाली है 24 फरवरी से पहले। जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, ठीक है। तो पद्यांश का आपको उत्तर यहाँ तक लिखना, ठीक है। यहाँ तक आपको पद्यांश का उत्तर लिख देना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पद्यांश, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, इसको भी याद कर लो, इसका अर्थ निकाल लेना, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पिछला वाला किया उसी प्रकार से करेंगे इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या लिखा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और 3 नंबर पक्का करा के जाता है। किस प्रकार से लिखना होता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने कई सारे खंड काव्य हैं, जिस भी जिले से हो तो अपना अपना जिला कमेंट कर देना। आपको सब नहीं करना होता, किसी एक खंड काव्य का लिखा है, किसी एक खंड काव्य का, वो खंड काव्य कौन सा, जो अपने अपने जिले के हिसाब से, जिस भी जिले से हो तो अपना अपना जिला कमेंट कर देना। तो हम आपको कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य याद करना है, ठीक है। अगर पूजा याद करना है कि तमुल याद करना, जय सुभाष, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, कर्मवीर, भरत, तो इतने सारे आपके खंड काव्य है, लेकिन आपको इसमें से एक ही याद करना, वो भी अपने जिले के हिसाब से। तो अपना अपना जिला कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसमें भारी मिस्टेक हो जाती है, कई बच्चों को पता नहीं होता तो दूसरा याद करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, 3 नंबर हमको किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आगे क्या दिखा है वो देखेंगे। खंड काव्य आपका दिया, क्या मेवाड़ मुकुट आता है मातृभूमि के लिए, कर्ण खंड काव्य। तो अभी हमने बताया जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले से हो, यूपी के जिस भी जिले से हो, ये बोर्ड पेपर यूपी के लिए है, जिस भी जिले से हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर दे के जाएगा, 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है।
इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय 3 मार्क्स का, अगर रचना लिख दोगे 2 मार्क्स का। अगर रचना नहीं लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेगा, अगर दोनों लिख दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इनको तैयार कर लो। इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में 100% बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। कौन कौन से? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लो बस काफी है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा जयशंकर प्रसाद का, देखो यहाँ पर लिखा है, हेडिंग डालना जयशंकर जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद डाल देना, जीवन परिचय डाल देना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू था। इनके युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसी प्रकार से आपको लिखना है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में। और हमने यूट्यूब पर वीडियो डाल भी दी है, अगर उस प्रकार से लिखोगे, अगर इस प्रकार से नहीं लिखना है, दूसरे प्रकार से आपको लिखना है, अगर उस प्रकार से लिख दिया तो आपका एग्जामिनर इतना इम्प्रेस हो जाएगा, बिल्कुल 100% 100% आपको बिल्कुल 5 में 5 नंबर देकर ही जाएगा। थोड़ा गलत भी हुआ तो आपको पूरा नंबर देकर जाएगा अगर उस प्रकार से लिखा। तो वीडियो नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, क्या लिखा है? उनके 4 वर्ष के बाद उनकी माता का देहावसान हो गया, इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। प्रसाद जी ने हिंदू, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा पर घर पर किया था। ठीक है, इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई थी। जब इनके जो बड़े भाई की मृत्यु के कारण तंबाकू, यहाँ पर लिखा तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया और इनका परिवार क्या हो गया? ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा आगे क्या लिखेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर। आगे रंज के द्वारा क्या हुआ, इनका शरीर जो वो दुर्बल हो गया। ठीक है, काशी में सन 1937 ईस्वी को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से आपका होता है जीवन परिचय कंप्लीट। अब केवल 3 नंबर आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन इतना आपने अगर छोड़ दिया तो 2 नंबर कट जाएगा, अगर इतना लिख दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा। रचनाएं किस प्रकार से लिखनी? बिल्कुल इसी प्रकार से। कैसे? काव्य में लिखना आंसू कामायनी झरना, उपन्यास में इरावती तितली। ठीक है, नाटक में चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कहानी में आंधी और इंद्रजाल। इस प्रकार से आपको लिखना है तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कवि का जीवन परिचय। इसमें आपको कौन कौन सा याद करना है जो कि 5 नंबर क्लियर होने वाला है इसी वीडियो से। सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी लाल का। बस आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट है, बस यही 3 याद कर लो। इतने में बोर्ड एग्जाम में खेल जाओगे, बिल्कुल आराम से याद कर लो। इतने में ही बोर्ड एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है। 80% इस पेपर से आएगा, इस पेपर से 80% आएगा। देखना चाहे मिला लेना बाद में। क्या लिखा? क्या लिखा? गोस्वामी तुलसीदास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिख देना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे हमारा क्या लिखा है वो देखेंगे। अब आगे हमारा रचनाएं में किस प्रकार से दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि इस प्रकार से आपको लिखना। तो 2 नंबर यहाँ से, मतलब टोटल 5 नंबर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ ना 5 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर दिला कर जाएगा। ये जो ऐसे टॉपिक हैं बिल्कुल पता होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं, तो इन टॉपिक को छोड़ना नहीं किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में। क्या लिखना है? अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य से कंठस्थ श्लोक किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको आप लोग याद कर लो और एक श्लोक और अपने मन से याद कर लो। 2 श्लोक आपको याद करने हैं, बस वही श्लोक आपको पेपर में छाप देना है। 2 श्लोक में से एक ही श्लोक आपको लिखना है, कौन सा? जो कि पेपर में नहीं आया हो। अगर पेपर में वो वाला आ गया, मान लो ये वाला आपने याद कर लिया और यही पेपर में आ गया, तो इसको आपको नहीं लिखना है। जो दूसरा हमने बताया तो वो वाला आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना, तब आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 प्रश्न। अगर ये पांचों प्रश्न तैयार कर लिए ना तो बस इतने में से शायद आपका फंस भी जाएगा, इतने में से आपका 2 नंबर क्लियर भी हो जाएगा। और थोड़ा अपने बुक से देख लेना, अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको कि ये याद करना, थोड़ा वो याद कर लेना। नहीं, आप अगर 5 प्रश्न तैयार कर लिए तो आप देखो, एक तो वाराणसी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लाभ लाभ केन वर्धते वीर केन वर्ध पूजते, तो ये आपके जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद बोर्ड एग्जाम में 2025 में यही क्वेश्चन आने भी वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 नंबर दिलाकर जाएगा, इसको छोड़ना नहीं। क्या है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 5 निबंध तैयार करने, कौन कौन से, आतंकवाद कार्य तथा निवारण, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा मतलब आवश्यकता और उपयोगिता, इसका वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि पर लाभ और हानि। तो ये आपको पांचों तैयार कर लेना। 100% इंपॉर्टेंट है और 100% बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद कर लो फटाफट, अभी से याद करना शुरू कर दो, क्योंकि 24 फरवरी को आपका पेपर है। इसके पहले हमने प्रोवाइड कर दिया आपको ये वाला पेपर, ताकि आप लोग तैयार कर सको। ठीक है, आपको हमने ये देखो, इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। किस प्रकार से हमने लिखा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग डालना, प्रस्तावना इसमें डालना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, एंड लास्ट में उपसंहार, इतना आपको डालना है। फिर फर्स्ट नंबर हेडिंग उप प्रस्तावना डालनी है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रस्तावना में। ठीक है, और आगे क्या लिखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इसी प्रकार से। अगर आपका ये वाला आ जाता बोर्ड पेपर में, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो इसको आपको इसी प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसी को आगे देखते हैं, आगे हमको किस प्रकार से लिखना है वो देख लेते हैं थोड़ा। देखो, प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है, यहाँ तक प्रस्तावना में लिख देना है। सेकंड नंबर हेडिंग डालनी, प्रदूषण का अर्थ, इस प्रकार से आपको लिखना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इस प्रकार से आपको प्रदूषण का अर्थ लिख देना। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना, प्रदूषण का प्रकार कितने प्रकार का होता है। फिर आपको हेडिंग बनाते जाना है, कौन कौन से, वायु प्रदूषण एंड जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना, आपको इसी तरीके से याद करना है। और जो कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो जिस स्टूडेंट को, तो कमेंट कर देना, अगर हमसे हो सकेगी तो वो समस्या सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिखा, समस्या का समाधान। लास्ट हेडिंग रहेगी समस्या का समाधान नहीं, लास्ट हेडिंग उपसंहार रहने वाली है। ठीक है, कौन सी, उपसंहार। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको लिख देना। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। उपसंहार में आपको देखो, यहाँ तक आपको लिखना है उपसंहार, फिर हेडिंग डालनी है। उपसंहार में यहाँ तक आपको इधर तक लिख देना, तो आपका कितना, 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, अगर बिल्कुल इसी प्रकार से आपने लिखा तो आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है, इसमें पत्र लिखना होता है। अब आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और अथवा क्या दिया है, एक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर देकर जाएगा, अगर आपने ये वाले 2 तैयार कर लिए। और हमने दूसरे वीडियो में 3 पत्र और बताए थे, उनको तैयार कर लिए, तो टोटल आपके 5 लेटर हो जाएंगे। और अगर ये याद कर लिए तो 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पेपर तैयार करना है। और ये पेपर जो है ना, यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसको तैयार करने में, इस पेपर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।